बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.5 हल करेंगे। और आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 6.5 जो है उसमें से एक लाजमी क्वेश्चन आता है, और एक और पार्ट मिलके ये पूरा क्वेश्चन बन जाता है। दो पार्ट आते हैं, टोटल तीन। एक 6.4 का, एक 6.5 का और 6.3 का। ये तीन एक्सरसाइजेज में से मिलके पूरा एक क्वेश्चन बनता है। दो पार्ट करने होते हैं और ये कंपलसरी क्वेश्चन है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपको ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से करें, अच्छी तरह समझें और प्रैक्टिस करें, ताकि ये आपको पूरा क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाए। तो ये क्वेश्चन जो है, जो हम करने जा रहे हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जो आपने नाइन्थ क्लास में या टेंथ क्लास में भी पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। और पार्शियल फ्रैक्शन बहुत आसान सा प्रोसेस है। तो इसको करने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन में। और पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर दो फैक्टर नीचे आ जाएं डिनोमिनेटर में, या फिर एक ऐसा फैक्टर आ जाए, क्वाड्रेटिक फैक्टर, जो फैक्टराइजेबल हो या फैक्टराइजेबल ना हो। दोनों सूरतों में जिसका कि फार्मूला हमारे पास ना हो अपने इंटीग्रेशन के लिस्ट के अंदर, तो फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि फ्यू क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएं, बट ये कि सारी एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं आपको बताता रहूँगा कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और बाकी आप अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ना चाहें तो छोड़ भी लीजिएगा। और आप बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो देखें, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल 5x-2 अपॉन x-3 इंटू एक्स प्लस 7 dx। इसको आपने इंटीग्रेट करना है और ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में फैक्टर्स हैं। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको इस तरह भी लिखा जाता, x² माइनस +4x-21, तो फिर आप इसको आगे एक स्टेप में मिनटम ब्रेकिंग से फैक्टराइज करके हल करते। फिर यहाँ से फिर ये काम शुरू हो जाता। और ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो हम आपको दिखा देंगे। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये वही क्वेश्चन है जिसमें हमें फैक्टराइज करना है। तो देखें, हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन को इसमें करेंगे यहाँ पे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ये जो पूरा पार्ट है विदाउट इंटीग्रल और dx यहाँ लिख दें। तो 5x-2 अपॉन x-3 इंटू एक्स प्लस 7, इसको हमने दो फ्रैक्शन में तोड़ना है। कि असल में पार्शियल फ्रैक्शन रिवर्स प्रोसेस होता है एलसीएम का। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, दो फैक्टर्स का, तो इस तरह का कोई आंसर बन जाता है। और हमें नीचे तो मालूम होता है कि फैक्टर्स क्या क्या हैं, ये नीचे से अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन ऊपर नहीं पता चलता कि ऊपर क्या नंबर होंगे। तो आप किसी छोटे से उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फ्रैक्शन लेके आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो नीचे वाले फैक्टर तो आप देख के समझ जाएंगे कि ये दो नीचे वाले दो फैक्टर्स अलग अलग फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। लेकिन ऊपर का नंबर जो है वो हमें नहीं पता चलता कि क्या नंबर है। तो इसलिए हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ऊपर नंबर ए है और अपॉन में x-3 है। दूसरे फ्रैक्शन में बी है, कोई सा नंबर जो भी हमें पता नहीं है, हमें पता चलाएंगे आगे। और नीचे इसके x प्लस 7 है। अब इसको पता चलाने के लिए ए और बी की वैल्यूज़ को अब हम क्या करेंगे, इस पूरी डिनोमिनेटर को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। जब इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, x-3 और x+7, तो ये पूरा नीचे वाला फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 5x-2। और इस तरफ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें
x-3 कैंसिल हो जाता है और x+7 बच गया। यानी आपने इसके साथ भी x-3 और x+7 मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। और मैं इस पॉइंटर को यहाँ पे इसके साथ यहाँ पर x-7 और x+7 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से x-3 कैंसिल हो गया और x+7 बच गया है। और इसी तरह से यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें x+7 कैंसिल हो गया तो x-3 बच गया। और अब हम चाहते हैं कि a और b की वैल्यू फाइंड की जाए। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनमें से किसी एक वैल्यू को हमें ज़ीरो करना होगा। पहले ऐसा करते हैं, हम b को ज़ीरो कर लेते हैं ताकि a का आंसर आ जाए। तो b को ज़ीरो करने का आपने सोच लिया तो यहाँ x की जगह क्या नंबर रखा जाए कि इस -3 को कैंसिल आउट कर दे। तो अल्टीमेटली यहाँ +3 लगाना चाहिए। तो -3 पहले से है, +3 लगाएंगे तो ये यहाँ ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो हो जाएगा। तो और इस पूरे इस फैक्टर को ज़ीरो कर देगा। तो देखें मैंने +3 पुट कर दिया है और जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ वहाँ आप 3 पुट करेंगे। तो यहाँ भी x है तो यहाँ भी पुट किया, यहाँ नहीं है तो नहीं पुट किया, -2 एज इट इज़ आ गया। फिर a, फिर ब्रैकेट में 3 लिख दिया और +7 और फिर +b और 3 - 3। तो इस तरह सिंप्लीफाई करने से यह आंसर आता है 5 3 = 15 -2 और a इंटू 7 और 3 10 और 10 a डायरेक्टली कर दिया मैंने और b को मैंने ज़ीरो डायरेक्टली कर दिया है। अगर आपका दिखाने का इरादा हो तो आप इसको दिखा भी सकते हैं, लेकिन स्टेप फालतू में ज़ाया नहीं करते क्योंकि टाइम भी बचाना होता है और पेज भी बचाना होता है। तो इसलिए बेहतर है थोड़ा सा वर्किंग डायरेक्ट भी किया करें। अब इसमें से ये 13 हो गया और ये बन जाएगा 13/10। तो ए की वैल्यू 13/10 आ गई है। अब इसी तरह से अब इसको ज़ीरो करना चाहेंगे ए वाले फैक्टर को। तो यहाँ +7 है तो यहाँ कितना लिखा जाए नंबर कि ये इसको ज़ीरो कर दे। तो -7 होना चाहिए। तो -7 मैंने पुट कर दिया। तो पुट x = -7। तो -7 पुट करूँगा तो ये पार्ट ज़ीरो हो गया और ये आ जाएगा -10। तो ये तो ज़ीरो पूरा ही हो गया और ये -10b कर दिया मैंने डायरेक्टली। अब उसके बाद इधर -37 है, इधर -10b है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b = 37/10 बन गया। अब ये वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो यहाँ a और b जो आपने सपोज किया था कि यहाँ कोई नंबर a आना चाहिए, यहाँ कोई नंबर b आना चाहिए, वो अब नंबर हमें मिल चुके हैं। वो नंबर हमने यहाँ डाल देना है 13/10 और 37/10। अब इसको उल्टा के मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी इसका मतलब इसके नीचे 1 होता है, x-3/1। तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखें तो ये इस तरह से आ जाएगा, या इसको डायरेक्टली नीचे लिख दिया करें, डिनोमिनेटर वाले नंबर को इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया करें। तो ये भी आप इसको डायरेक्टली करने की प्रैक्टिस करें। तो 13/10 इंटू x-3 आंसर आ गया और नेक्स्ट टर्म में 37/10 इंटू x+7 आ गया। अब आपके पास ये जो है दो फ्रैक्शन बन चुके हैं। इस एक फ्रैक्शन से आपने दो फ्रैक्शन बना लिए हैं। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लें तो आपका ये आंसर आ जाएगा, चेक करके देख लीजिएगा। और यहाँ से कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा कि यहाँ ए और बी दो फ्रैक्शन के ऊपर नंबर क्या होने चाहिए। तो ये अंदाज़ा यहाँ से हमें बिल्कुल भी नहीं था और हमने फाइंड कर लिया इस तरह से। और दोनों फ्रैक्शन को फाइंड करने के बाद अब आप अपने एक्चुअल क्वेश्चन में इसकी वैल्यू जाके पुट कर दें। ये पूरे इसकी जो वैल्यू है, इस पूरे की जो वैल्यू है आप उसमें यहाँ पुट कर दें। ये मेन क्वेश्चन जो आपका ये वाला है, इसी में आपकी इस वैल्यू जो है पुट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 10 क्या नंबर था, 13/10 इंटू x-3 और 37/10 x+7 dx। अब ये आपका कांस्टेंट है
13/10 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर लिख दीजिए। जैसे मैंने आपको कल बात बताई थी, समझाई थी, तो इंटीग्रल में हम इसका कांस्टेंट जो होता है वो बाहर लिख दिया करते हैं। तो ये इसका आपने कांस्टेंट बाहर लिख दिया इंटीग्रल से, तो 13/10 हो गया। इंटीग्रल 1/x-3 dx, और इसी तरह से इसका जो कांस्टेंट है वो भी आपने बाहर लिख दिया। जब इस 37 को बाहर लिखेंगे तो ये, यानी पहले तो आपने इंटीग्रल को सेपरेट किया दोनों के साथ, dx के साथ भी लिखा है, और ये साथ ही दोनों काम एक साथ किए हैं कि ये कांस्टेंट भी बाहर लिख रहे हैं, इंटीग्रल और dx भी साथ लिख रहे हैं। तो ये ऐसा काम करना चाहिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो 37/10 भी लिखा मैंने, और इंटीग्रल यहाँ से ले लिया और डी एस इसके साथ ले लिया। तो इस तरह से ये आपका फार्मूला लगाने के लिए क्वेश्चन रेडी हो चुका है। कल मैंने आपको फार्मूलाज जो समझाए थे उसमें मैंने बताया था कि जब अपॉन में कोई फंक्शन आ जाए तो आप उसका डेरिवेटिव चले चेक करें, इसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए। x-3 का डेरिवेटिव 1 होता है। 1 dx यहाँ पे मौजूद है, 1 तो होता ही है ना, 1 यहाँ भी है और यहाँ 1 वैसे भी होता है। 1 dx, इसका मतलब डेरिवेटिव इसका है। अब इसका भी चेक करते हैं, इसका डेरिवेटिव है अपॉन में जो फ्रैक्शन जो नंबर है उसमें अपॉन का जो नंबर है या फैक्टर है या फंक्शन है इसका, अगर हम चेक करते हैं कि डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और 7 का डेरिवेटिव 0। तो इसका मतलब है ये 1 तो यहाँ भी है, इसका मतलब इनका डेरिवेटिव मौजूद है, मुकम्मल है इसके साथ। जब इसके डेरिवेटिव मुकम्मल तौर पे मौजूद हों तो इसमें ln का फार्मूला अप्लाई हो जाता है, ln, और इसके साथ जो फंक्शन है वो इसके साथ यहाँ लिख दिया जाता है। और इसी तरह से 37/10 ln x+7 प्लस सी लिख दिया। अब इसी तरह से यहाँ से आप चाहें तो 1/10 कॉमन ले लें, लेकिन दोनों में मौजूद है 1/10, और फिर यहाँ बचा है 13 ln x-3 प्लस 37 ln x+7 और प्लस सी। अब आप ये जो नंबर है इसके साथ ln के पीछे इसको इसकी पावर बना सकते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी के तहत इस 13 को इसकी पावर बना सकते हैं, अगर ये पावर होती है तो इसको पीछे भी लिख लिया करते हैं। अब उसका रिवर्स यूज़ कर रहे हैं हम। तो इसी तरह से फिर यहाँ अ, फिर आप इसमें भी इसकी पावर को 37 को यहाँ लिख देंगे। और एक स्टेप आई थिंक मैंने शॉर्ट किया हुआ है, आप भी शॉर्ट करना चाहें तो कर लें। तो सिंगल ln भी मैंने एक साथ लिख दिया, और अगर स्टेप बढ़ाएंगे तो ये होगा कि 37 यहाँ पावर में आ जाएगा, ये 13 इसकी पावर में आ जाएगा। और फिर उसके बाद सिंगल ln में लिखने के लिए इन, चूंकि यहाँ इनके बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, ये डॉट मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 1/10 ln x-3 होल पावर 13 मल्टीप्लाई x+7 होल पावर 37 प्लस सी। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये। तो इसको भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, ए और बी लिख के, और इसको इस पूरे एक सिंगल फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जितने फैक्टर होते हैं नीचे उतने ही इसमें फ्रैक्शन बन जाते हैं। तो ये फ्रैक्शन बना दिए आपने, इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को आपने x-3 और x-4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका यहाँ से तो पूरा होल ही कैंसिल हो जाएगा, और इधर से जो कॉमन फैक्टर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी दूसरा इसके साथ बच जाएगा। तो देखें x-3 कैंसिल हो गया, x-4 बच गया, और इसमें भी x-4 कैंसिल हो गया, x-3 बच गया। फिर आपने इसको ज़ीरो करना है, बी वाले को पहले ज़ीरो करना चाहें तो एक आंसर मिल जाता है पहले हमें। तो ये +3 लगाएंगे तो ये इस तरह से ये ज़ीरो हो गया, और इस तरह से ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आसान वैल्यू आई है। पहले वाले क्वेश्चन में ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई थी, पॉन में आ गई थी, तो थोड़ा सा मुश्किल था, और ये तो बहुत ही आसान तरीके से वैल्यू मिल गई हमें।
अब उसके बाद इसको ज़ीरो करने के लिए, तो x-4 है, तो यहाँ पे -4 को ज़ीरो बनाने के लिए +4 लगाना पड़ेगा। तो x = 4 पुट कर दिया, तो यहाँ अब ये ज़ीरो हो गया और इसका आंसर 1 आ गया। तो 20, जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ वहाँ आपने 4 वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ गया 28 - 25। तो ये b की वैल्यू 3 आ गई, और ये भी आसान वैल्यू आई है। अब आपने जो फ्रैक्शन बनाए थे a और b, उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। a की जगह 4 लिख दिया, b की जगह ये जो इसका आंसर आया वो 3 लिख दिया। या दो फ्रैक्शन बन चुके हैं, एक फ्रैक्शन से दो फ्रैक्शन बन गए। अब ये आपने मेन क्वेश्चन में जाके वैल्यू पुट कर दें। ये मेन क्वेश्चन में जाके इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो अब आप इसको स्प्लिट कर दें दोनों हिस्सों में इंटीग्रल के साथ और dx के साथ। तो 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए। 1/x - 3 dx प्लस 3 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल दिया है। इंटीग्रल 1/x - 4 dx। अब आप इसका चेक करें कि डेरिवेटिव है, तो बिल्कुल है इसका डेरिवेटिव ऊपर, और इसका भी है। तो इसलिए एल एन का फार्मूला लगा दीजिए इसमें भी और इसमें भी, और प्लस सी। और ये जो पावर, ये पीछे इसके एल एन के नंबर है, वो उसको इसकी पावर बना दें फंक्शन की। तो ये जो नंबर है ये इसको भी फंक्शन की पावर बना दीजिए। और एल एन जो है वो सिंगल फॉर्म में लिख दें, क्योंकि दो जगह एल एन है। तो उसको सिंगल फॉर्म में लिखने के लिए चाहे तो आप एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं बीच में। ये पावर बना के शिफ्ट कर लें, 3 पावर यहाँ शिफ्ट कर लें, फिर उसके बाद सिंगल एल एन में इसको लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आपको एक एग्जांपल करा दूँ, क्योंकि एग्जांपल वाला क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आया करता है। तो एक मिसलिनियस में है और एक एग्जांपल में है। तो अगर वो करना चाहें तो पहले तो वो कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी मेरा ख्याल ये है कि उसको पहले कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसा करते हैं कि एक एग्जांपल पहले कर लेते हैं, मिसलिनियस फिर बाद में कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं ताकि कोई बाद वाली वीडियो सुने तो उसको भी उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। ये देखें एग्जांपल 1, इसका पार्ट 2 है। एवेल्यूट बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रल कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 2 + sin x। अच्छा, आपकी उसमें जो क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर, वो भी इसी जैसा है, बस इसमें यहाँ पे 2 + 3 2 + sin x और 3 + sin x है, बस इतना सा फर्क है। तो इसका मतलब है वो और ये क्वेश्चन सेम ही है। बस यहाँ पे +2 लगा के और यहाँ 3 लगा दिया, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वो भी। तो अभी हम इसको हल करते हैं। तो देखें, अगर ये नीचे दो फैक्टर आ जाएं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में, साइन आ जाए, कॉस आ जाए, टेन आ जाए, सेक आ जाए, कुछ भी आ जाए इसमें, तो इसको हमने अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको पुट कर दिया u, साइन एक्स की जगह u पुट कर दिया है। और जब यहाँ u पुट करेंगे तो इसका फिर डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें इसका डेरिवेटिव भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अब ये u बन गया तो यहाँ भी u बन जाएगा, तो फिर यहाँ भी तो u होना चाहिए ना हमारे पास। इसलिए नया ही हमें डेरिवेटिव भी लेना होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो du/dx और साइन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली मैंने कर दिया है cos x। तो मैंने यहाँ d/dx शो नहीं किया, ऐसा करते भी नहीं है क्योंकि टाइम नहीं होता, काफ़ी लंबा क्वेश्चन ऑलरेडी है। तो ये स्टेप हम डायरेक्टली किया करते हैं। अब आपने क्या किया, इस dx को इधर शिफ्ट कर दिया। तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा du = cos x dx। तो आप देखें ये cos x dx आपके पास है, तो ये पूरा du बन गया। तो ये 1/, इसको 1/, में लिख सकते हैं, 1/u। ये पूरा u हो गया, और ये u 2 + u हो गया। और ये आपके पास
डी यू बन गया। ये और ये दोनों मिला के डी यू बन गया। तो अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन का काम इस पे अप्लाई करें। इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए तो ये पार्ट पूरा हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं, ये वाला हिस्सा इंटीग्रल के बगैर और डी यू के बगैर, इसको यहाँ लिख दिया। और इसको हमने दो फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। हमें नहीं पता ऊपर नंबर क्या है, तो इसलिए हमने गेस किया कि ऊपर, सपोज कर लिया कि ए होना चाहिए। तो अपॉन में यू पहला फ्रैक्शन, पहला जो इसका फैक्टर है वो नीचे आ जाएगा, प्लस फिर बी हमें नहीं पता ऊपर क्या आएगा, तो हमने बी सपोज कर लिया है, और नीचे ये दूसरा फैक्टर लिख दिया हमने। अब आप इसको पूरे को वैसे ही काम करें जो मैंने आपको पिछले दो क्वेश्चंस में बताया है। इसको मल्टीप्लाई करके इस फैक्टर को पूरे को ख़त्म करेंगे तो ये वन बन जाएगा। इधर सब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर u कैंसिल हो जाएगा, तो टू प्लस यू बच गया। इसके साथ इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ u बच जाएगा, टू प्लस यू कैंसिल हो जाएगा। अब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है इस तरह से कि आपके पास a का आंसर आ जाए। तो यहाँ पे b की जगह, b में या u के जगह कौन सा वैल्यू पुट की जाए कि ये पूरा ज़ीरो हो जाए। तो जाहिर है इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ प्लस या माइनस मौजूद नहीं है, तो यही ज़ीरो पूरा होना चाहिए। तो ज़ीरो पुट कर दी, तो इधर भी हमने ज़ीरो पुट किया, इधर भी ज़ीरो पुट किया, तो ये पूरा ज़ीरो हो गया। इस तरह से ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है। अब उसके बाद इसको ज़ीरो करना है ए वाले पार्ट को, ताकि बी मिल जाए हमें। तो इसकी वैल्यू हमने ये पुट की है, तो ये आ जाएगा u = -2, तो ये ज़ीरो हो गया पूरा। और ये b के साथ हमने -2 पुट किया, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास -1/2। b = -1/2 मिल गया हमें। और उसके बाद इसको आपने वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया ए और बी की जगह पे। तो ये टू मैंने पहले भी बताया था नीचे चला जाता है। अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए नंबर ए और बी, तो जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो इसके नीचे आ जाता है। तो ये 1/2 यू बन गया, और ये माइनस प्लस माइनस, और 1/2 टू प्लस यू बन गया। अब उसके बाद आपने ये जो आंसर हमारे पास आ चुका है फ्रैक्शंस की फॉर्म में, जो सिंगल फ्रैक्शन था उसको हमने फ्रैक्शन में तोड़ लिया है। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दें, जो मेन इक्वेशन है हमारी इंटीग्रल की उसमें पुट किया, तो इस पूरे की जगह हमने ये लिख दिया। और इंटीग्रल तो पहले से लगा हुआ था, डी यू पहले से लगा हुआ था, वो ऐसे ही लगा रहने देंगे। और उसके बाद फिर ये 1/2 जो है ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिएगा। और -1/2 जो है वो भी, माइनस तो पहले से ही है, 1/2 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। और उसके बाद फिर इसमें इसका डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है, तो एल एन का फार्मूला लगा दिया। -1/2 इसका भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसमें भी एल एन का फार्मूला लग गया। और प्लस इसमें आप चाहें तो सी लिख दें या एल एन सी लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप आंसर बुक से मैच करना चाहेंगे तो एल एन सी लिखें, अगर नहीं मैच करना चाहते तो सी लिख दें। आंसर गलत नहीं होगा, आंसर बिल्कुल सही होगा, लेकिन फॉर्म आपको डिफरेंट मिलेगी आंसर की। तो अभी मैंने बुक को मैच करने के लिए ही किया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पिछले भी मैंने कुछ 10 चैप्टर में भी रीज़न बताई थी कि हम चाहते हैं कि जब सारे एल एन की फॉर्म में होते हैं तो इसको भी एल एन की फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो एल एन सी भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, तो इसके साथ कुछ भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है। तो इसके बाद ये जो इसके पीछे नंबर आ रहा है इसको हमने इसकी पावर बना दिया यू की, और इसके जो फंक्शन है उसकी पावर बना दिया, इधर से टू प्लस यू की पावर बना दिया 1/2 को, और प्लस एल एन सी एज इट इज़। अब 1/2 पावर होती है तो वो रूट होता है, और इसी तरह से ये भी रूट बन गया, इस तरह से एल एन सी। अब आप सिंगल एल एन में आंसर लिखना चाह रहे हैं, तो सिंगल एल एन में आंसर लिखेंगे तो ये एक माइनस में है और ये दो प्लस में है, तो प्लस वाली वैल्यूज़ ऊपर आएंगी और माइनस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये देखें सिंगल एल एन लिख के आपने √u और ये नीचे लिख दिया, चाहे तो एक ब्रैकेट यहाँ भी लगा दें जैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ है। और इसके बाद फिर आपने u की जो वैल्यू आपने पीछे पुट की थी वो वापस रिवर्ट करें,
तो u की जगह साइन एक्स लिख दिया, और यहाँ भी u की जगह साइन एक्स लिखा, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। अगर आप इसको सपोज सी लिखते हैं तो फिर इसका आंसर किस तरह आएगा? फिर इसका आंसर यूं आएगा, एल एन अंडर रूट यू अपॉन 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी, यहाँ आगे लिखा होगा, गलत नहीं होगा, वो भी सही है आंसर। लेकिन अगर आप आंसर जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है उससे मैच करना चाहें तो फिर आप ये लिखेंगे। तो ये थी एग्जाम्पल, और एक क्वेश्चन और आ रहा है आगे, रिव्यू एक्सरसाइज का है, ये भी इसी तरह का ही है। ये मैं चाहता हूँ कि अगली एक्सरसाइज में कराऊं, कि अगर कोई वो वीडियो भी सुने तो उसको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इसको देखते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए उसने नंबर दिया नहीं है, ए हमें ये पता होना चाहिए कि ये कांस्टेंट का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले से फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद, और इसी तरह से अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता फैक्टराइजेबल तो उसको फैक्टर्स बना देते, वो भी ऐसी था। और ये अगर उसने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में दे दिया है क्वेश्चन, तो उसको भी हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो इस तरह से ये फैक्टर्स बन चुके हैं। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ना है, दो फ्रैक्शंस बनाने हैं, जितने नीचे फैक्टर होते हैं उतने ही फ्रैक्शन बन जाते हैं। तो दो फ्रैक्शन बनेंगे, दो फ्रैक्शन में इस सिंगल फ्रैक्शन को तोड़ना है। तो रिवर्स प्रोसेस है एलसीएम का, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब देखें, ए अपॉन ए प्लस एक्स कर दिया, बी अपॉन ए माइनस एक्स कर दिया। क्योंकि हमें पता नहीं है ऊपर नंबर इसके यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ए हमने सपोज कर लिया कि ए होना चाहिए, इसमें हमने कह दिया कि बी होना चाहिए कोई नंबर। तो अब देखते हैं इसको फाइंड करके कि ऊपर क्या नंबर आना चाहिए था। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दिया, तो वन बच गया इधर, वन इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस एक्स बच जाएगा। और इधर भी आपने ए माइनस एक्स को कैंसिल कर दिया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स बच गया। अब आपने इसमें से बी को ज़ीरो करना है, तो बी को ज़ीरो करने के लिए इस एक्स की जगह कितना नंबर डालें कि ये ज़ीरो हो जाए। तो ये प्लस ए है तो माइनस ए डाल देंगे। देखें, एक्स की जगह माइनस ए डालेंगे तो ये इसका ज़ीरो हो जाएगा। तो ये देखें, हमने इसको इसमें वैल्यू पुट की है, तो ये ज़ीरो हो गया, और ये बच गया 2a। तो 2a हमने a से पहले लिख दिया, 2a इक्वल टू 1। और उसके बाद a की वैल्यू आ गई 1/2a। और उसके बाद x इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ताकि दूसरी की वैल्यू भी निकल सके। तो इसकी वजह मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे इसको ज़ीरो करने के लिए, ये माइनस पहले से ही है, ये ए प्लस प्लस ए जो है वो प्लस में है, तो यहाँ क्या लगाना चाहिए कि ये कैंसिल हो जाए। तो एक्स सी ए ही लगा देना चाहिए, तो ए प्लस में और ये माइनस में हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसमें वैल्यू पुट की है, तो ये देखें एक्स इक्वल टू ए पुट किया तो ये ज़ीरो हो गया। तो इस तरह से बी की वैल्यू भी निकल आई, पहले ए की निकली थी, अब बी की वैल्यू भी निकल आई। अब ये आपने उसके ए और बी जो हमने सपोज किए थे नंबर, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/2a। और 1/2a यहाँ भी आ गया, तो नीचे शिफ्ट कर दिया। तो अब पता चला कि ये ए की जगह ये नंबर आना चाहिए था। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यही आंसर आएगा। अब उसके बाद मेन क्वेश्चन में इसकी जाके वैल्यू पुट कर देंगे।
जब मेन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये फॉर्म बन जाती है। ये यानी ये जो आंसर आया है ये पूरा इसका आंसर है ये। इस पूरे आंसर को आपने इस सिंगल फ्रैक्शन की जगह पुट कर दिया है, तो इंटीग्रल भी आ जाएगा, डीएक्स भी आ जाएगा, बीच में जो हिस्सा आपने फ्रैक्शन के लिए यूज़ किया, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, वो उसको फ्रैक्शन करने के बाद पुट कर दिया है। और उसके बाद फिर इसका कांस्टेंट 1/2 है, तो इसको आपने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रल डी एक्स माइनस 1/2 a, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया इंटीग्रल से। और फिर उसके बाद ये 1/a - x dx। अब आप देखें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मुकम्मल है यहाँ पे ऊपर, तो ये तो सही है, सूटेबल है कि हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका चेक करते हैं इसका डेरिवेटिव है कि नहीं है। इसका डेरिवेटिव है तो सही, लेकिन ना मुकम्मल है। 1 तो है लेकिन -1 आना चाहिए था, माइनस नहीं है, तो हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया और माइनस यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस प्लस को मैंने माइनस कर दिया, आप चाहें तो शो कर लें, प्लस लगा के फिर ब्रैकेट में माइनस लगा दें। और फिर ये माइनस और ये मैंने इस तरह से माइनस लगा के इस नीचे वाले जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव मुकम्मल कर लिया। जब इसका भी डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया तो इसमें फार्मूला एल एन का अप्लाई हो जाएगा। तो 1/2a ln a प्लस एक्स माइनस 1/2a ln a माइनस एक्स प्लस सी। अब इसको सिंगल ln में लिखने के लिए जो पावर में यहाँ लिख दें इसको, बल्कि कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लीजिए पहले 1/2a, और फिर इनको सिंगल फ्रैक्शन में इस तरह से लिख दें, तो ये बन जाएगा 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ही वैसा है। इसमें उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इसको भी आपने फैक्टर्स बनाए, और फैक्टर्स बनाने के बाद इसको रिजॉल्व कर दिया। वही वैल्यूज पुट करने का तरीका है, मैंने आपको बताया है। इसको ज़ीरो करने के लिए तो इसमें क्या रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर इसको ज़ीरो करने के लिए क्या रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ए और बी की वैल्यू निकल आई हमारे पास, उसी टाइप की वैल्यू आई हैं। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि इसमें ए वाली वैल्यू माइनस में आ गई है और ये 1/2a ही आई है वैल्यू। तो इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया है, और उसके बाद ये वैल्यू इसमें आपने बना ली, सिंपल कर ली। और इसको अरेंज करना चाहे तो अरेंज भी कर सकते हैं, इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें। और उसके बाद ये आपने जो फ्रैक्शंस बनाए हैं पार्शियल फ्रैक्शंस, तो इसको आपने मेन क्वेश्चन में जाके पुट कर दिया। मेन क्वेश्चन में पुट करने के बाद अब आप इनको अरेंज करना चाहें तो अरेंज कर लें, या माइनस कॉमन लेना चाहें तो माइनस कॉमन ले लें। और उसके बाद ये दो फैक्टर्स बना दिए, और इसके बाद आपने एल एन का फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो पहले चेक कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव ऊपर है, बिल्कुल इसका डेरिवेटिव मुकम्मल है, और इसका भी डेरिवेटिव ऊपर मुकम्मल तौर पे मौजूद है। तो जब डेरिवेटिव मुकम्मल होता है मौजूद, तो फिर आप इसमें फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, वरना फिर हमें डेरिवेटिव मुकम्मल करना होता है। अब उसके बाद ये फार्मूला हमने बना के सिंगल एल एन में लिख दिया, तो ये इसका आंसर है। तो फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में हम आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/x³ माइनस एक्स डी एक्स लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। अब इसको आपने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, x³ माइनस एक्स को फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले x कॉमन ले लें। जब x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x² - 1। तो ये a² - b² के फार्मूले से इसको तब्दील कर देंगे हम। इसको तब्दील करने के बाद इसके तीन जो हैं वो फ्रैक्शन बनेंगे, क्योंकि तीन फैक्टर नीचे हैं, तो तीन फ्रैक्शन बनेंगे, ए बी और सी यहाँ लगा के तीनों के फ्रैक्शन अलग अलग कर दिए। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से ये इसकी जो जो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं वो हमने कैंसिल कर दी हैं।
और जो नहीं कैंसिल होती थी वो हमने लिख दी हैं। और उसके बाद हमने पुट किया x=0, क्योंकि ये सिंगल फ्रैक्शन यहाँ पे मौजूद है तो इसलिए 0 पुट करने से एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें। तो a=-3 मिल गया हमको। अब उसके बाद पुट करें x=-1, ताकि इन दोनों में से कोई एक दूसरी वैल्यू भी 0 हो जाए। तो ये सारी वैल्यू पुट की हमने, तो ये हमारा बी का भी आंसर आ गया। अब उसके बाद पुट x=1 करेंगे तो तीसरी वैल्यू भी मिल गई। और तीनों वैल्यू यहाँ प्लेस करने के बाद सबको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, और उसके बाद मेन जो क्वेश्चन था उसमें इसकी वैल्यू प्लेस कर दी है। इंटीग्रल -3/x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस 3/x माइनस 1 dx। और फिर इसमें भी सब में ln का फार्मूला ही अप्लाई हो गया, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव पर मौजूद है, इसका भी मौजूद है, इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है। तो -ln x³ ये 3 को पावर में कन्वर्ट कर दिया, तो -ln x³ प्लस ln x+1 प्लस ये भी 3 जो है ये पावर में शिफ्ट कर दिया आपने, तो ये x-1³ प्लस c। अब आप तीनों में ln मौजूद है, ये माइनस का है, ये दो प्लस के हैं, तो ये दो ऊपर लिखेंगे और ये एक अपॉन में ले जाएंगे, तो सिंगल ln में ये कन्वर्ट कर देंगे हम। तो ln x+1 मल्टीप्लाई बाय x-1³ अपॉन ये नीचे चला गया x³। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आया। आज हमारे 6 क्वेश्चन तकरीबन हुए हैं, 5 क्वेश्चन हुए हैं और एक हमारी एग्जाम्पल हुई है। 6 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी तरह से सही करके आएँ और इसकी प्रैक्टिस करें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपको खुशियाँ अता करे। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें, ताकि मुझे अपनी चीज़ों का भी पता चले कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि दूसरों तक भी ये चीज़ पहुँचे, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, जो हमारा मकसद है कि एजुकेशन फॉर ऑल, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसलिए ये इस मिशन में आप भी शामिल हो जाएं। और साथ में अगर आपको लगता है कि मैंने सही तरह से गाइड किया है तो आप लाइक भी करें। और का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।